नमस्कार, मैं हूँ गजानंद वर्मा। कक्षा 11 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक पीयूष प्रवाह, पाठ संख्या 2। कक्षा 12 के लिए पाठ का नाम सत्य के प्रयोग, आत्मकथा के अंश, लेखकार मोहनदास करमचंद गांधी। आज इस पाठ का सेकंड पार्ट हम आज पढ़ेंगे। कक्षा 12 का सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे सभ्य पोशाक में। इस पाठ में सभ्य पोशाक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा कि सभ्य पोशाक में अर्थ हो गया कि महात्मा गांधी को जब इंग्लैंड जाने का मौका मिला तो उन्होंने अपने आप को सभ्य बनाने के लिए, क्योंकि जब विदेश गए तो इनके कुछ साथी थे। एक बार इनको जाना पड़ा भोजन के लिए, लेकिन वहाँ जाते उन्हें सबसे पहले सूप आई। तो गांधी जी ने पूछा इसमें मांस तो नहीं है, और उन्होंने कहा, नौकर से कहा, किंतु उनके मित्र ने सोचा और कहा कि अब भी आपको यहाँ बैठ करके किचपिच करना है तो बाहर जाकर किसी दूसरे होटल में खा सकते हैं। गांधी जी को यही चाहिए। वहाँ से उठे, बाहर जाकर के किसी छोटे मोटे होटल में भोजन करने की कोशिश की, किंतु वह तो होटल बंद हो चुका था। उसके पश्चात ये किसी फिल्म देखने के लिए, नाटक देखने के लिए चले जाते हैं। वहाँ दोनों बैठे रहते हैं, दोनों देखते हैं। न तो मित्र ने पूछा न इन्होंने बताया। इनके पास में तो कहने के लिए था ही क्या, क्योंकि वो होटल बंद हो गया और ऐसी स्थिति में पूरी रात इनको भूखा ही मरना पड़ा। ये अन्नार की पुस्तकें पढ़ते रहते थे। विदेशों में बिकने वाली पुस्तकों में अन्नार की पुस्तकें पढ़ते थे। इसलिए इनके मित्र लोग भी चिंतित होते हैं कि दिन भर अन्नार की पुस्तकें पढ़ते हैं, कब इनका स्वास्थ्य न बिगड़ जाए, जंगली न रह जाए। इनके मन में ख्याल आया, मैं जंगली नहीं रहूँगा, मैं सभ्य बन करके दिखाऊंगा। और ऐसी स्थितियों में इन्होंने सभ्य बनने के बहुत सारे तरीके अपनाए। और इन्होंने सभ्य बनने के तरीके अपनाने के मामले में अपने भाई से सोने की चेनें मंगवाई, दोनों जेबों में लटकाई, लस्सेदार भाषण सीखा, फ्रेंच सीखी, वायलिन बजाने सीखी, नृत्य करना सीखा, साथ में अपने बालों को संवारना सीखा। काफ़ी समय तक आईने के सामने खड़े रहते थे। इस तरह से क्या है कि सभ्य बनने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किया है। एक बार बेल साहब ने के कान में घंटी बजाई, कहा, आप इस तरह का काम तो अपने देश में भी जाकर कर सकते हैं। यहाँ आप जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य को आप पूरा कीजिए। तब उनकी नींद टूटी। वायलिन इनको बेच दी, और जिस स्त्री से, जिन अध्यापिका से नृत्य वगैरह सीखते थे, उनको मना कर दिया और अपनी पढ़ाई में जुट गए। तो देखिएगा, सभ्य बनने के लिए इन्होंने बहुत सारे भ्रष्ट प्रयास किए, कोशिश की, किंतु उन सबको छोड़ करके इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, जिसके कारण जिस उद्देश्य से वहाँ ये गए थे उस उद्देश्य को पूरा करने का इन्होंने भरसक प्रयास किया। अब देखिए, सभ्य पोशाक में अन्नाहार पर मेरी श्रद्धा दिन दिन बढ़ती गई। सॉल्ट की पुस्तक ने आहार के विषय में अधिक पुस्तकें पढ़ने की मेरी जिज्ञासा को तीव्र बना दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक पढ़ो। जितनी पुस्तकें मुझे मिली मैंने खरीद ली और पढ़ डाली। उनमें हार्वर्ड विलियम्स की आहार नीति नामक पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार का और विषयक उनके विचारों का वर्णन किया गया। पाइथागोरस, ईसा मसीह इत्यादि को उसने केवल अन्नाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफर्ड की उत्तम आहार नीति की रीति नामक पुस्तक भी आकर्षक थी। साथ ही डॉक्टर एलिंसन के आरोग्य विषयक लेखों ने भी इनमें अच्छी मदद की। वे दवा के बदले केवल आहार के हेर फेर से ही रोगों की
रोगों को निरोग करने की पद्धति का समर्थन करते थे। वो मानते थे कि अगर किसी व्यक्ति में किसी प्रकार की बीमारी पनप जाती है तो दवा के बदले वो उपचार मानते थे कि आहार से संबंधित, भोजन से संबंधित हेर फेर करके ही उसमें बदलाव किया जा सकता है। दवाई लेने की अपेक्षा भोजन के हेर फेर से भी उसको कम किया जा सकता है, ये मानते थे। उनका मानना था कि भोजन, अगर शरीर में किसी प्रकार की तकलीफ अगर हो जाती है तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए दवाइयों की अपेक्षा भोजन के हेर फेर से भी उसको दूर किया जा सकता है। ये कटु सत्य भी है, ये सही भी है। आहार से संबंधित नियमों की जानकारी भी इंसान को होनी चाहिए। आहार अर्थात भोजन करने से, आहार करने से, सही तरीके आहार करने से इंसान अनेक प्रकार की बीमारियों से बच भी जाता है। इस तरह की जो पुस्तकें पढ़ते थे, और इन्होंने क्या है कि उन्हीं पुस्तकों को पढ़ पढ़ करके अपने आप को उन पुस्तकों के अकॉर्डिंग, अपने आप को उन पुस्तकों के अनुसार ही ढालने का भरसक प्रयास किया। आप दे भी रखा है, डॉक्टर एलिनसन स्वयं अनाहारी थे और बीमारों को केवल अनाहार की ही सलाह देते थे। इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम ये हुआ कि मेरे जीवन में आहार विषयक प्रयोगों ने महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया। आरंभ में इन प्रयोगों में आरोग्य की दृष्टि मुख्य थी, बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि बनी। पहले तो ये आरोग्य की दृष्टि थी, बाद में धार्मिक बन गई। इस बीच मेरे उन मित्र को तो मेरी चिंता बनी रही। मेरा कोई मित्र था, चिंता बनी रही कि मैं आहार संबंधी ध्यान देता रहूँगा, मैं अनार की पुस्तकें पढ़ता हूँ, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं जंगली रह जाऊँगा, शरीर से कमज़ोर हो जाऊँगा, यहाँ मैं अध्ययन नहीं कर पाऊँगा, ये चिंता मेरे मित्र को लगी रहती थी। उन्होंने प्रेमवश ये माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊँगा तो कमज़ोर हो जाऊँगा। यही नहीं, बल्कि मैं बेवकूफ़ बना रहूँगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के समाज में घुल मिल ही नहीं सकूँगा। उनका मित्र मानते थे कि मैं मांस नहीं खाऊंगा तो मैं जंगली रह जाऊंगा, कमज़ोर रह जाऊंगा, और अंग्रेज़ों के समाज में मैं घुल मिल नहीं सकूंगा। वे जानते थे कि मैं अनाहार विषयक पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ। उनको पता था कि दिन भर में अनाहार विषय जितनी सारी वर्ड की अनाहार की पुस्तकें हैं ये पढ़ता रहता है, उनको ऐसा पता था। उन्हें डर लगा कि इन पुस्तकों के पढ़ने से मैं भ्रमित चित्त बन जाऊंगा, प्रयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मुझे जो करना है उसे भूल जाऊंगा और पोथी पंडित बन बैठूंगा। पोथी पंडित का मतलब सिर्फ मैं पुस्तक कीड़ा बन जाऊंगा। इस विचार से उन्हें मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया। उन्होंने मुझे नाटक दिखाने के लिए न्योता दिया कि आज आपको नाटक दिखाने ले चलते हैं नाटक कंपनी में। वहाँ जाने से पहले मुझे उनके साथ हाबर्न भोजनागृह में भोजन करना था। नाटक कंपनी में जाने से पहले जिस स्थान नाटक देखने जाना था वहाँ पर से पहले हमें भोजन भी करना था। तो भोजन करना था, मेरी दृष्टि में ये गृह एक महल था। जिस स्थान पर भोजन करने के लिए गए थे तो महात्मा गांधी ने कहा कि मेरी दृष्टि के अंदर ये घर नहीं बल्कि एक महल जैसा था, बहुत बड़ा था, और मेरी दृष्टि में ये गृह एक महल था। विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद ऐसे गृह में जाने का मेरा ये पहला अनुभव था। विक्टोरिया महल में रहते थे, उसको छोड़ने के बाद ये पहला मौका था इतने बड़े होटल में भोजन खाने का मौका मिला। विक्टोरिया होटल का अनुभव तो निकम्मा था। वहाँ क्योंकि इंग्लैंड में था, विदेशी लोग वहाँ आते थे, उनका खान पान रीति रिवाज उनके अकॉर्डिंग था, तो महात्मा गांधी को ठीक नहीं लगा। विक्टोरिया होटल का अनुभव तो निकम्मा था क्योंकि मानना होगा कि वहाँ मैं बेहोशी की हालत में था। विक्टोरिया होटल में गए थे, वहाँ से बेहोशी की हालत में उनको वापस आना पड़ा था। सैकड़ों के बीच हम दो मित्र एक मेज के सामने बैठे, बहुत सारे लोग बैठे, सैकड़ों लोग थे, उनके बीच हम दो मेज़ों पर बैठ गए। मित्र ने पहली प्लेट मंगवाई, वह सूप की थी। मैं परेशान हुआ, मित्र से क्या पूछता। मैंने तो परोसने वाले को अपने पास बुलाया। जिस होटल में जाकर ठहरे तो सबसे पहले उन्होंने सूप मंगाया
अब मैं मित्र से तो क्या पूछता, उस परोसने वाले नौकर से पूछा कि इसमें मांस तो नहीं है। मित्र समझ गए, चिढ़कर मुझसे पूछा क्यों। मैंने तो परोसने वाले को अपने पास बुलाया। मित्र समझ गए, चिढ़कर मुझसे पूछा क्या है। मैंने धीरे से संकोचपूर्वक कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मांस है या नहीं, कि मैं जानना चाहता हूँ जो सूप मंगवाई है इसमें मांस है या नहीं है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ऐसे गृह में यह जंगलीपन नहीं चल सकता। अगर तुम्हें अब भी यही किचकिच करनी हो तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे से भोजनागृह में खा लो और बाहर ही मेरी राह देखो। मित्र ने कहा कि इस तरह का जंगलीपन यहाँ नहीं चल सकता। अब भी तुम्हें इसी तरह की किचकिच करनी है, इसी तरह की फालतू बातें करनी है। तुम बाहर जाकर किसी छोटे मोटे होटल में खा लो और वहीं बाहर मेरा इंतज़ार बाहर ही करना, क्योंकि इस तरह का जंगलीपन, इस तरह की किचकिच यहाँ नहीं चल सकती। फिर भी अगर तुम्हें तकलीफ़ है तो तुम बाहर जाकर के किसी छोटे मोटे होटल में खा सकते हो और वहीं मेरा इंतज़ार करना। मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजनालय की खोज में निकला कि भाई अन्य जगह भोजन मिल जाएगा, अन्य होटल मिल जाएगा। पास एक अन्नाहार वाला भोजनागृह था, साधारण खाना जहाँ मिलता है, पर वह तो बंद हो चुका था। मुझे समझने पड़ा कि अब क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। हम नाटक देखने गए। मित्र ने उक्त घटना के बारे में एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला। मेरे पास तो कहने को था ही क्या। होटल से, उस भोजनागृह से उठ करके जैसे मैं होटल में दूसरे होटल में गया, वह तो बंद हो गया था। मित्र ने इसके बारे में कोई कुछ नहीं पूछा, लेकिन मेरे पास तो कहने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि वह तो स्वयं भूखा था। लेकिन ये हमारे बीच का अंतिम मित्र युद्ध था। न हमारा समन टूटा, न उसमें कटुता आई। उनके सारे प्रयत्नों के मूल में रहे हुए प्रेम को मैं पहचान सका था। इस कारण विचार और आचार की भिन्नता के रहते हुए भी उनके प्रति मेरा आदर बढ़ गया, क्योंकि हमारे विचार वगैरह सब कुछ अलग थे। उसके पश्चात हम में जो प्रेम था, आदर था, वो बढ़ता ही चला गया, कम नहीं हुआ। पर मैंने सोचा कि मुझे उनका डर दूर करना चाहिए। मैंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूँगा, सभ्य के लक्षण ग्रहण करूँगा और दूसरे प्रकार से समाज में समरस होने योग्य बनकर आहार की अपनी विचित्रता को छिपा लूँगा। मैंने सभ्यता सीखने के लिए अपनी सामर्थ्य से परे का और छिछला रास्ता पकड़ा। सभ्यता सीखने के लिए मैंने छिछला और साइड का रास्ता पकड़ा। विलायती होने पर भी बम्बई के कटे सिले कपड़े अच्छे अंग्रेज समाज में शोभा न देंगे, इस विचार से मैंने आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े सिलवाए। 19 शीलिंग की। उस जमाने के लिहाज से तो ये कीमत बहुत ही कही जाएगी। चिमनी टोपी, चोंच वाली चिमनी टोपी सिर पर पहनी। इतने से संतोष न हुआ तो ब्रांड स्ट्रीट जगह का नाम है, बांड स्ट्रीट में जहाँ शौकीन लोगों के कपड़े सिलते थे, 10 पाउंड पर बत्ती रखकर 10 पाउंड खर्च करके शाम की पोशाक सिलवाई। भोले और बदमाश बादशाही दिल वाले बड़े भाइयों से दोनों जेबों में लटकाने लायक सोने की एक बढ़िया चेन मंगवाई। और वह मिल भी गई। बंदी बंदाई टाई पहनना शिष्टाचार में शुमार न था, इसलिए टाई बांधने की कला हस्तगत की। ये कहना चाहते हैं कि इनके 2 बड़े भाई थे, उनसे इन्होंने सोने की चेन मंगवाई। दोनों जेबों में लटकाने के लिए सोने की चेन मंगवाई
और वहाँ जब ये अध्ययन करने गए थे तो कोई अगर टाई बांधना नहीं आती थी, बंदी बंधाई टाई को अगर पहनते थे तो उनका अच्छा नहीं माना जाता था। इसीलिए इन्होंने टाई बांधनी भी सीखी, क्योंकि वहाँ सभ्य बनने के यही लक्षण है कि वहाँ टाई बांधनी आनी चाहिए थी। और जिस व्यक्ति को टाई बांधनी नहीं आती थी उनको जंगली समझा जाता था। बंदी बंधाई टाई को अगर बांधते थे तो उनको जंगली समझा जाता था। ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या है कि टाई बांधने की कला भी हस्तगत की, टाई बांधने की कला भी सीखी। अब देखिएगा, टाई बांधने की कला सीखी, इसलिए टाई बांधने की कला हस्तगत की। देश में आईना हजामत के दिन ही देखने को मिलता था, पर यहाँ तो बड़े आईने के सामने खड़े रहकर ठीक से टाई बांधने में और बालों में पट्टी डालकर सीधी मांग निकालने में रोज लगभग 10 मिनट तो बर्बाद हो ही जाते थे। बाल मुलायम नहीं थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह मुड़े हुए रखने के लिए ब्रश अर्थात झाड़ू ही समझिए के साथ रोज लड़ाई चलती थी। और टोपी पहनते तथा निकालते समय हाथ तो मानो मांग को सहेजने के लिए सिर पर पहुंच ही जाता था, और बीच बीच में समाज में बैठे बैठे मांग पर हाथ फिराकर बालों को व्यवस्थित रखने की एक और सभ्य क्रिया बराबर चलती रहती थी। देखिए, ये बालों को ठीक करने के लिए पट्टी डालते थे, बालों में बार बार कंघी करते थे, जिसके कारण बाल एकदम ठीक हो जाए। बाल इनके कठोर थे। इस तरह से क्या है कि सभ्य बनने के इन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन अब भी इनका काम पूरा नहीं हुआ। सभ्य बनने के और भी बहुत सारे उन्होंने काम किए, पर इतनी टीम टाम ही काफ़ी न थी। अकेली सभ्य पोशाक से सभ्य थोड़े ही बना जा सकता था। मैंने सभ्यता के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिए थे और मैं उन्हें सीखना चाहता था। सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए, उसे फ्रेंच अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंच इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी और सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा थी, और मुझे यूरोप में घूमने की इच्छा थी। इसके अलावा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना आना चाहिए। मैंने नृत्य सीखने का निश्चय किया। एक कक्षा में भर्ती हुआ। एक सत्र के करीब 3 पाउंड जमा किए। कोई 3 हफ्तों में करीब 6 सबक सीखे होंगे। पैर ठीक से तालबद्ध पढ़ते न थे। पियानो बजता था, पर वह क्या कह रहा है कुछ समझ में न आता था। 1 2 3 चलता और उसके बीच का अंतर का तो बाजा ही बताता, जो मेरे लिए अज्ञेय था, मुश्किल था। ये पीछे वाला जो टॉपिक है लच्छेदार भाषण वगैरह, इसको अंडरलाइन कर लो। तो अब क्या किया जाए? अब तो बाबा जी की बिल्ली वाला किस्सा हुआ। चूहों को भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए गाय, यूँ बाबा जी का परिवार बढ़ा, उसी तरह मेरे लोभ का परिवार भी बढ़ा। वायलिन बजाना और सीख लूँ तो सुर और ताल का ख्याल हो जाए। 3 पाउंड वायलिन खरीदने में गंवाए और कुछ उनकी शिक्षा के लिए भी दिए। भाषण करना सीखने के लिए एक तीसरे शिक्षक का घर खोजा। उन्हें भी एक गिन्नी तो भेंट की ही। बेल स्टैंडर्ड क्लोक्यूनिस्ट पुस्तक खरीदी, पिटका का भाषण शुरू किया। इन बेल साहब ने मेरे कान में घंटी बेल बजाई, मैं जागा। अर्थात बेल साहब ने घंटी बजा रहे, क्या कर रहा है, जिस उद्देश्य से तू आया है वो तेरा पूरा नहीं हो रहा है। मुझे कौन इंग्लैंड में जीवन बिताना है? लच्छेदार भाषण करना सीख कर मैं क्या करूँगा? नाच कर सभ्य कैसे बनूंगा? वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए। मुझे अपने पैसे से संबंध रखने वाली तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे लोभ छोड़ना चाहिए। इन विचारों की धुन में मैंने उपयुक्त आशय के उद्गारों वाला पत्र भाषण शिक्षक को भेज दिया। उनसे मैंने 2 या 3 ही पाठ पढ़े थे।
नृत्य शिक्षिका को भी ऐसा ही पत्र लिखा। वायलिन शिक्षिका के घर वायलिन लेकर पहुंचा। उन्हें जिस दाम में भी वह बिके बेच डालने की इजाज़त दे दी। उनके साथ कुछ मित्र का सा संबंध हो गया था। उसके साथ कुछ मित्रता का सा संबंध हो गया था। उसके साथ कुछ मित्रता का सा संबंध हो गया था और इस कारण मैंने उनसे अपने मोह की चर्चा की। नाच आदि के जंजाल में से निकल जाने की मेरी बात उन्होंने पसंद की। सभ्य बनने की मेरी ये सनक लगभग 3 महीने चली होगी। पोशाक की टीम टाम तो बरसों चली, पर अब मैं विद्यार्थी बना। अर्थात पोशाक की जो बात आती है, पोशाक तो लगातार वो चलती रही, पोशाक की बात तो लगातार चलती रही, किंतु ये इस तरह की व्यवस्था चलती रही। कहने का मतलब सभ्य बनने के लिए महात्मा गांधी ने सभ्य बनने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। उनके मित्र भी चाहते थे कि जंगली नहीं रह जाए, लेकिन बेन साहब ने उनके कान में घंटी बजाई, तब उनको समझ में आया कि मुझे सभ्य कैसे बनना है, अन्यथा पूरा काम बिगड़ जाता। ये वहाँ जाने के पश्चात भी कुछ सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और उसके पश्चात इन्होंने सारे लालच लोभ छोड़ दिए और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई के अंदर केंद्रित कर दिया और वहाँ फिर विद्या अध्ययन करके अपने देश में लौट आए। देखिए, घर से बाहर जब निकलते हैं तो इंसान को वहाँ समझाने वाले कुछ लोग मिलते हैं और खुद को ही अपने आप को ही समझना पड़ता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। इस प्रकार से गांधी जी ने सभ्य बनने के बहुत सारे काम सीखे, किंतु उन सबको त्यागना पड़ा, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ वो उद्देश्य मेरा इस तरह से नहीं होगा। थैंक यू, ओके, बाय। आज आपका दूसरा पार्ट संपन्न होता है।